पढ़ाई करने में यदि दिक्कतें आएँ तो ये समझो कि आपकी तैयारी आपको और मजबूत बना रही है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 20 नवंबर। आज हम देखेंगे 20 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक वासवानी को। दोस्तों, अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक मंडल ने अशोक वासवानी को बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक का स्थान लेंगे, जो अपने पद को 1 सितंबर से ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्हीं के स्थान पर अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं अशोक वासवानी। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी बन गए हैं अशोक वासवानी। दोस्तों, अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है जया वर्मा सिन्हा। रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? रवि सिन्हा। एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। और नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इन्हें आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। हालांकि हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करवाते रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुना करिए, ध्यान से देखा करिए और ध्यान से पढ़ा करिए, तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप एग्जाम में सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। अब देख लेते हैं अगला सवाल। पेड्रो सांचेज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन के। स्पेन के कार्यवाहक समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को संसदीय मतदान में नई सरकार बनाने के लिए अधिकांश विधायकों द्वारा चुना गया। सांचेज को संसद के 350 सीटों वाले निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। केवल दक्षिणपंथी विपक्षी प्रतिनिधि ही ऐसे थे जिन्होंने उनके खिलाफ मतदान किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जो कि स्पेन के कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे थे, और अब इन्हें दूसरी बार फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति मिल गई है। और ये है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। बात करें स्पेन की तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। मोनार्च है फिलिप 6 और प्रधानमंत्री बन गए हैं पेड्रो सांचेज और मुद्रा है यहाँ की यूरो। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य देशों को और वहां के प्रधानमंत्री के नामों को। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो पुष्प कमल दहल हैं। म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? आंग सांग सुकी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? नजीब मिकाती हैं। और लाओस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं थोंगलो सिसोलिथ। तो दोस्तों, ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी ये पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इन पर भी आप नज़र डालते रहा करिए। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2023 के लिए कौन सा शब्द चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेलुसिनेट। दोस्तों, हेलुसिनेट वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2023 के लिए वर्ड चुन लिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में इसके नए उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके अर्थ को अद्यतन करने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए हेलुसिनेट को वर्ष 2023 का अपना शब्द नामित किया है। इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपनी परिभाषा में निम्नलिखित को जोड़ा है, जैसे जब एक कृत्रिम बुद्धि मतिभ्रम करती है तो यह गलत जानकारी उत्पन्न करती है। और आपको बता दें कि 2022 वर्ष के लिए यह शब्द कौन सा था? होमर था, होमर। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख डिक्शनरीज जिनमें 2023 के लिए कौन से शब्द चुने गए हैं। तो कॉलिंस डिक्शनरी में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना शब्द चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एग्रीवोल्टाइक्स को अपना शब्द चुना है 2023 के लिए। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर ऑक्सफोर्ड का पूछा जाता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर।
वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन 172 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर नामित किया गया है। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की गतिशील दुनिया में भारत ने 72 यूनिकॉर्न कंपनियों की प्रभावशाली संख्या के साथ विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों। इट मीन्स बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को कोलंबिया में डेविड बार्किन के साथ पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने विकासशील देशों में पर्यावरण प्रशासन, कृषि परिवर्तन और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दोस्तों, ये नरगिस नहीं बल्कि नरगिस मोहम्मदी है, ये ईरान की हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कई बार, तो नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है इस वर्ष? तो यह जीत लिया है वहीदा रहमान, जो कि एक अभिनेत्री हैं, तो इन्हें दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? जॉन फासे ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? यह दिया गया है आर रवि कन्नन को। दोस्तों, ये अवार्ड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट है, बाल दुर्व्यवहार से मुक्ति का विश्व दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 4 में से 1 बच्चा ऐसी मां के साथ रहता है जो अंतरंग साथी हिंसा का शिकार है। 2023 में इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई है? इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया है। बात करें नवंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की, तो 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस, 8 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो इन दिवसों को आप लोग ध्यान रखिएगा। शिव कथोर्न फल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। ये जो शिव कथोर्न फल है, ये लद्दाख में पाया जाता है और जीआई टैग दिया गया है इसको हाल ही में। शिव कथोर्न फल लद्दाख में पाया जाता है और हाल ही में इस फल को जीआई टैग दिया गया है। इसकी मिलाकर अब तक लद्दाख में इसके नाम 4 जीआई टैग हो गए हैं। इससे पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। शिव कथोर्न फल को लेह बेरी और लद्दाखी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है शिव कथोर्न फल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये छोटी छोटी बेर की तरह है, ऑरेंज कलर का, तो इसको जीआई टैग दे दिया गया है। इसको सम्मिलित करते हुए अब लद्दाख के 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। पहला है लद्दाख का पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी, और चौथा है शिव कथोर्न फल। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जीआई टैग की बात करें कि क्या होता है जीआई टैग, तो आपको बता दें कि किसी भी रीजन का, क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है, उससे उस क्षेत्र की पहचान की जाती है। और चूंकि वो किसी विशेष क्षेत्र में ही, उसके जलवायु में ही उगता है, तो इसलिए हम उसको जीआई टैग देके उस विशेष क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैल जाती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानते हैं।
होते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत भी कहा जाता है। यह सितंबर 2003 से लागू किया गया था। जीआई टैग एक्ट है एक, यानी भौगोलिक संकेतक अधिनियम, तो उसके अंतर्गत ही इसे दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, WMO। 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और इस वृद्धि की प्रवृत्ति के रुकने का कोई संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने बताया है कि पिछले वर्ष जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें WMO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं यहाँ के अब्दुल अल मंडोस। तो इन तथ्यों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी स्थापना, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके चीफ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश रवांडा योजना से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UK यानी यूनाइटेड किंगडम। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई रवांडा योजना का उद्देश्य शरण चाहने वाले को यूरोप से इंग्लैंड के दक्षिणी तटों तक चैनल के पार 20 मील की खतरनाक यात्रा करने से हतोत्साहित करना था। हालांकि यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की सरकार की योजना अवैध थी, जिससे छोटी नावों के माध्यम से आगमन को रोकने के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रयासों को एक बड़ा झटका भी लगा था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। रवांडा योजना किस देश से संबंधित है? तो यह ब्रिटेन से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल है, एन शंकरैया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनीति से। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, साथ ही वामपंथी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पहली बार 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में एक प्रमुख आयोजक बनकर भी इन्होंने कार्य किया था। 1944 में पार्टी के मदुरई जिला सचिव के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एन शंकरैया कौन थे? तो यह एक राजनीतिज्ञ थे और ये हैं एन शंकरैया, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब देख लेते हैं 19 नवंबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? श्रीलंका के बीच। किसने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीत लिया है? HDFC लाइफ ने। किसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सुरेश वाडकर। किसे 96वें ऑस्कर के अकादमी पुरस्कारों के मेजबान के रूप में नियुक्त किया गया है? जिमी किमेल को। किसको कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित S तेलंग को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 नवंबर को। किसको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। सी गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? केरला में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 19 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। किसको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स किया करें, हमें मोटिवेट किया करें, ताकि हम अपने वीडियो को और अच्छी ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।